रोहिणी एंड टुडे आई विल डिस्कस द डॉक्ट्रिन ऑफ रिपेंडेंसी। एंड इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में नहीं होने वाला है। इट विल बी वेरी शॉर्ट काइंड ऑफ रिविजन एग्जाम में जाने से पहले, क्योंकि हम लोग बहुत सारा पढ़ते हैं एंड इट हैपन्स कि हम लोग लिख के ही नहीं आ पाते। तो इसमें सिर्फ हम उतनी ही चीज़ें डिस्कस करेंगे जो हम लिटरली एग्जाम में लिख के आ सकते हैं। सो ये बहुत ही शॉर्ट होने वाला है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे तो क्वेश्चन जो आता है डॉक्ट्रिन ऑफ रिपेंडेंसी के ऊपर। तो याद रखना है डॉक्ट्रिन ऑफ रिपेंडेंसी जो कि आर्टिकल 254 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। आर्टिकल 254 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले रिपेंडेंसी का क्वेश्चन आएगा तो इस पर दो केसेस है जो केसमेट में दिए हैं। एक है जावेर भाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे और दूसरा है फार्मास्यूटिकल। तो अब डायरेक्टली हम केस पे नहीं आना है, पहले डॉक्ट्रिन ऑफ रिपेंडेंसी के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देंगे। अब वो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन क्या है कि जो आर्टिकल 254 है रिपेंडेंसी को एक्सप्लेन करेंगे कि रिपेंडेंसी होती क्या है। तो ये जो है 254 में बताया गया कि जब भी कोई इनकन्सिस्टेंसी होती है, लेट्स से सी एक पार्लियामेंट भी लॉ बना रहा है सेम चीज़ पे और स्टेट भी बना रहा है, अब क्या हो गया, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया सेम चीज़ को लेके, तो किसका लॉ फॉलो करे, देयर इज़ अ कन्फ्यूजन, उस चीज़ को कहते हैं रिपेंडेंसी। आई होप रिपेंडेंसी समझ में आ गया। अगर एग्जाम में आता है तो इंट्रोडक्शन में रिपेंडेंसी एक्सप्लेन करके आनी है। देन अब यहाँ पे जो रिपेंडेंट होते हैं कोई भी लॉ, लेट्स से जो स्टेट ने बनाया और जो पार्लियामेंट बना रही है, राइट, और वो भी कहा कॉन्करेंट लीज की कोई जो सब्जेक्ट है पर्टिकुलर उस चीज़ से रिलेटेड। ओके, अब 254(1) क्या बात करता है कि द नॉर्मल रूल क्या है कि लेट्स से अगर स्टेट ने कोई रूल बनाया, पार्लियामेंट ने बनाया, तो जो पार्लियामेंट ने रूल बनाया, जो सेंट्रल ने बनाया, वो हमेशा प्रिवेल करता है ओवर द स्टेट। अब ये सब हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं कि कौन से आर्टिकल के कौन से सब इसमें ये सब मेंशन किया है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है वो ये याद रखना है कि रिपेंडेंसी कब अराइज होगी, जब दोनों सेंट्रल और स्टेट लॉ बना रहे हैं विद द लीस्ट 3। जो अब लीस्ट 3 में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं ये भी हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस इतना याद रखना है कि सेंट्रल और स्टेट दोनों जब लॉ बना रहे हैं लीस्ट 3 से रिलेटेड मैटर में, तब रिपेंडेंसी आएगी। ओके, अब इसमें जो दोनों चीज़ें हैं वो फॉलो होनी चाहिए कि सेम फैक्ट पे बना रही है, ओके, और स्टेट और सेंट्रल दोनों बना रहे हैं, ठीक है। अब इसमें पहला केस डिस्कस है फार्मास्यूटिकल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अब इस केस में क्या होता है, यहाँ पे जो एपेलेंट है, ठीक है, फार्मा, वो कंपनी इंगेज होती है, वो मैन्युफैक्चर करती है मेडिसिन एंड ड्रग्स थ्रू आउट द इंडिया इंक्लूडिंग स्टेट ऑफ बिहार। अब उनकी जो ब्रांचेस है वो पटना में भी है। अब ये जो मेडिसिन है जो ये बेचते हैं वो दे आर गवर्न बाय दी असेंशियल कमोडिटी एक्ट, जिसमें होता है कि जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स कर देती है कि आप इससे ज़्यादा महंगा नहीं बेच सकते हो, या पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन, जैसे कि मास्क को कोविड के टाइम पे हुआ था कि मास्क इससे ज़्यादा जो है आप ज़्यादा चार्जेस पे नहीं बेच सकते हो, तो इट्स काइंड ऑफ दैट। अब यहाँ पे इन्होंने एक्सप्रेसली यहाँ पे मना किया है कि ये जो सेलिंग ऑफ दिस मेडिसिन एंड ड्रग, इसको आप कंट्रोल प्राइस पे ही बेच सकते हो, इससे ज़्यादा प्राइस में नहीं बेच सकते हो, ठीक है। तो ये एक रूल बनाया गया था। अब क्या हुआ, ये एक रूल है। अब बिहार फाइनेंस एक्ट में भी सेम चीज़ से लेके लॉ बनाया गया है कि अगर आपका जो टर्नओवर है वो अगर 5 लाख से ज़्यादा एक्सीड करता है तो आपको एक सरचार्ज जो है वो देना पड़ेगा। अब ये दो लॉ हो गए, सेम चीज़ को लेके हो गए। तब कोर्ट में इशू क्या है, फैक्ट हमें इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत भी नहीं होती है, केस का नाम याद रखना है। रिपेंडेंसी के ऊपर क्वेश्चन आया तो फार्मास्यूटिकल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इसके फैक्ट 2 लाइन में फैक्ट लिख के आना है, बहुत डिटेल में फैक्ट नहीं लिखना है। इशूज़ इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इशूज़ हम 2 इशू है यहाँ पे। सबसे पहला इशू है कि क्या यहाँ पे रिपेंडेंसी है दोनों प्रोविजन के बीच में, ये हमारा फर्स्ट इशू है। देन सेकंड इशू इज़ कि जो आर्टिकल 254 है ये कवर कर रहा है रिपेंडेंसी किसके बीच में, सेंटर एंड द स्टेट, द स्टेट लेजिस्लेशन अंडर द लिस्ट 2, ऑन द अदर हैंड यूनियन ने जो लॉ बनाया है अंडर द लिस्ट 3। अब हम इश्यूज़ को 1 बाय 1 आंसर करेंगे। सो ऑब्जर्वेशन एंड डिस्कशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भाई इस केस में कोई डिपेंडेंसी है ही नहीं। अब क्यों नहीं है वो भी हमें एक्सप्लेन करना है, राइट। क्योंकि जो स्टेट लॉ है दैट इज़ बीइंग रिपेंडेंट टू द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट ऑन एग्जिस्टिंग लॉ, ये 254(1) कह रहा है। तो यहाँ पे जो डिपेंडेंसी का क्वेश्चन जो है वो कैसे आया कि जो दोनों यूनियन एंड द स्टेट लॉ है रिलेटेड टू द सब्जेक्ट स्पेसिफाइड इन अ कॉन्करेंट लिस्ट एंड बोथ द लेजिस्लेशन ऑक्यूपाई द सेम फील्ड। तो ये दोनों जो मैंने क्राइटेरिया बताया ना, ये साइमल्टेनियसली फुलफिल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई एक क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, दोनों साथ में हो गई तभी रिपेंडेंसी लगेगी। दोनों क्राइटेरिया कौन सी थी, सब्जेक्ट स्पेसिफाइड कॉन्करेंट लिस्ट का होना चाहिए और दोनों सेम फील्ड से रिलेटेड होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो दोनों कंडीशन है कि क्यूमुलेटिव कंडीशन है, साथ में फुलफिल होनी चाहिए। लेकिन इस केस में क्या होता है, ये जो प्रोविजंस है
दे आर दोनों अलग अलग सेपरेट प्रोविजन। एक में क्या है, असेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा आप पे नहीं बेच सकते हो। दूसरा क्या कह रहा है कि भाई अगर इतना टर्न हो रहा है तो आप पे सरचार्ज लगेगा। तो ये दोनों चीज़ें जो अलग है, इसलिए इस केस में जो है कोर्ट ने कहा कि रिपेंडेंसी नहीं लगेगी। आई होप ये केस समझ में आ गया। और इस टॉपिक में हम आपको और एक केस भी लिख के आना है, दैट इज़ जावेर भाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। ओके, अब जावेर भाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में क्या होता है कि सेंट्रल लेजिस्लेचर पास करता है एक असेंशियल सप्लाई एक्ट सेक्शन 3 के अंदर, ठीक है, कि कोई भी पर्सन दैट इफ एनी पर्सन कॉन्ट्रावीन ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 3 ही शैल बी पनिश्ड अंडर इम्प्रिजनमेंट। अब यहाँ पे जो क्या होता है कि जो सेंट्रल लेजिस्लेशन है ये इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन डालता है कि यहाँ पे जो इम्प्रिजनमेंट है वो 3 साल के लिए होगी करके, ठीक है। देन जो स्टेट ऑफ बॉम्बे है ये अमेंड करता है और इंक्रीज़ करता है सेंटेंस को 7 साल के लिए। समझ में आ रहा है, यहाँ पे सेंट्रल ने लेजिस्लेशन बनाया और उन्होंने जो पनिशमेंट है वो एक्सटेंड की 3 साल के लिए। अब स्टेट ऑफ बॉम्बे ने इंक्रीज़ की सेम इसके लिए पनिशमेंट 7 साल के लिए। अब इशू यहाँ पर ये आता है कि क्या यहाँ पे रिपेंडेंसी अराइज होगी सेंट्रल और स्टेट लॉ में। तो ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि भाई जो दोनों है, जो लेजिस्लेशन है ऑक्यूपाई द सेम फील्ड, आप सेम चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, इम्प्रिजनमेंट रिलेटेड टू द असेंशियल सप्लाई एक्ट के अंदर, राइट। तो सेम चीज़ की बात हो रही है। और यहाँ पे जो बॉम्बे एक्ट था दैट इम्प्लाइडली रिपील्ड, क्योंकि मैंने बताया था कि जब भी अगर इनकन्सिस्टेंसी आती है हमेशा जो सेंट्रल का लॉ है वो प्रिवेल करेगा ओवर द स्टेट ने जो बनाया है। इसलिए जो बॉम्बे एक्ट है उसे फिर रिपील किया गया और कोर्ट ने फाइनली इस केस में कहा कि देयर इज़ अ रिपेंडेंसी एंड द स्टेट लॉ जो है वो इनऑपरेटिव होगा। आई होप आपको समझ में आया और रिपेंडेंसी आए। सो प्लीज़ ये 2 केसेस और ये जो थियोरी छोटी सी एक्सप्लेन की वो लिख के आना। थैंक यू।